बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि आप अटैक करें और ईरान में फ़ौजें उतारें, सिर्फ एक दिन बाकी है और ये कमांडोज और ये फ़ौजें सारी पहुंच रही हैं, पैराट्रूप्स पहुंच रहे हैं। दूसरी जानिब ईरान ने देखी क्या किया है। उन्होंने ये एक तस्वीर है जो अपने मिसाइलों पर लगाकर सीधा इजराइल और अमेरिका पर अटैक कर दिए। मिसाइलों पर तस्वीर में ये जो आपको चीज़ नज़र आ रही कि अमेरिकी फ़ौजी ईरान आ रहे हैं और बाद में लंगड़े लूले ताबूतों में वापस जा रहे हैं। देखिए, दो चीज़ें तो आप ज़हन में रख लीजिएगा कि ये तो हमें नज़र आ रहा है ना, ये ईरान ने इसे जेस्चर के तौर पर ये कहा है ना कि ताबूतों में वापस आ रहे। इन्होंने बंदा कोई नहीं भेजना, इन्होंने ताबूत भी वापस नहीं भेजने। ये वो नस्ल नहीं है कि जो एक दफ़ा लड़ाई में आ जाए, फलाने का प्रेशर बर्दाश्त कर ले, ये कर ले, वो कर ले। ना इन्होंने एक कॉल पर लेटना है, ना इन्होंने किसी की बात सुननी है। और जो इर्द गिर्द के इत्तेहादी थे वो तो बेसिकली इनके साथ इस लड़ाई में मसरूफ़ हैं, तो ये काम नहीं होने वाला। आप ज़रा उसकी सूरत हाल देख लें कि इस वक्त का मामला इतना ख़तरनाक है कि जो पुतिन चाहता था वही एग्जैक्टली 100% प्लान है। प्लान क्या हुआ है कि अमेरिका इस वक्त पूरी तरह अपने थाड और ये तमाम चीज़ें तबाह करवा चुका है। तो थाड और पैट्रियट डिफेंस सिस्टम इस वक्त अमेरिका यूक्रेन से निकलवा कर मिडिल ईस्ट लेकर आ रहा है। तो यूक्रेन अब फ्री हो चुका हुआ है और ये इतना आसान हो गया है कि आसानी के साथ अब ये टारगेट करेंगे और वो अटैक करेंगे और उसके बाद पूरी तरह यूक्रेन अब सरेंडर करेगा और वो रूस के हाथ में चला जाएगा। देखिए, आप एक बात बताइए, ईरान के जो मिसाइल अब हैं वो थाड और पैट्रियट डिफेंस सिस्टम तबाह कर रहे हैं। अब एक बात बताएं, क्या ये यूक्रेन में नहीं तबाह कर सकते? डेफिनेटली बात है, कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या रूस पूरे यूक्रेन पर एकदम कब्जा करना चाहता है? कभी भी नहीं। उसका कभी प्लान ही नहीं था। उसको पता था एकदम अगर कब्जा होगा तो नेटो और ये सारे मुझ पर चढ़ दौड़ेंगे। वो अमेरिका को इंगेज करना चाहता था, अमेरिका और यूरोप को आपस में तोड़ना चाहता था और वो सारे का सारा ईरान के थ्रू प्लान। ये जो आपको जंग नज़र आती है ये 3 लोगों ने डिज़ाइन की है, आयतुल्लाह अली खामनाई ने, शी जिनपिंग ने और उसके साथ पुतिन ने। ये तीनों ने मिलकर डिज़ाइन की है और जंग में ये चीज़ था कि सब ने अपने अपने अहदाफ रखे थे। आप मिसाल के तौर पर इकोनॉमिस्ट मैगजीन का ये कवर देखें, ये कवर आपको बहुत कुछ बताता है। उसमें आप ये देखें तो एक हाथ है जिसके ऊपर यानी एक अंगूठी पर ईरानी झंडा है और उसने पूरे वर्ल्ड को अपने क्या हाथ में रखा हुआ है, ऐसे गर्दन से पकड़ा हुआ है। जिस तरह किसी को आप गर्दन से पकड़े, उसने मिड से पकड़ा हुआ है और पैगाम ये जा रहा है कि पूरे का पूरा वर्ल्ड ईरान की मुट्ठी में है। आज पूरी की पूरी स्ट्रेटजी जो दुनिया के अंदर बदली है वो ईरान की है। देखिए, ईरान क्या करता है, ईरान ने इस वक्त कहा है कि हम अमेरिका को मिलिट्री वाइज भी तबाह करेंगे, हम अमेरिका को इकोनॉमिक वाइज तबाह करेंगे। आज आप देख लें, उसने स्टेट ऑफ हार्मस बंद कर दिए तेल की वजह से पूरा वर्ल्ड। असल में उन्होंने वहां पर डेंट पहुंचाया। अगर वो ये काम ना करते तो इस वक्त आप देखें कि जंग सिर्फ इजराइल पर हो रही होती। उन्होंने अमेरिका पर भी अटैक किया है, गल्फ कंट्रीज पर भी अटैक किया है, ऑयल रिफाइनरीज पर अटैक किया है, LNG पर अटैक किया है, तेल की सप्लाई रोक दी है, महंगाई हो रही है। इससे हुआ क्या है, टारगेट क्या हुआ है कि रूस से पाबंदियां हट गई हैं। इससे टारगेट ये हुआ है कि यूरोप टूटने वाला है और अब ये हालत हो गई है कि स्पेन के प्राइम मिनिस्टर को यहाँ तक कहा गया है कि आप नेटो से फौरी तौर पर अलग हो जाए। नेटो भी टूटने जा रही है, तो शायद हो सकता है स्पेन पहला मुल्क बने जो नेटो से अलग हो जाए, क्योंकि आज नहीं तो कल अमेरिका के लिए नेटो ने चले जाना है लड़ने के लिए, तो वो कह रहे हैं हम इसमें नहीं आएंगे। और वैसे भी स्पेन का जो प्राइम मिनिस्टर है वो अब चाइना के दौरे पर जा रहा है, उसके अब रूस से ताल्लुकात अच्छे होने चाहते हैं, तो वहाँ मामला डिफरेंट है। तो ये सब ने अपने अपने फ़ायदे के लिए जंग लड़ी। ईरान का फ़ायदा ये था कि ईरान अब किंग बन गया है इस पूरे रीजन के अंदर। उन्होंने अमेरिका और इजराइल को शिकस्त दे रहे हैं, तो ये दुनिया के अंदर बड़ी तबाहकुन सूरत हाल है। अमेरिका को उन्होंने घुटनों पर लाकर खड़ा किया हुआ है और आप देखें क्या वो इंतज़ार करें। देखिए, अमेरिका अफगानिस्तान में फ़ौज उतार कर नहीं जीत सका, बाद में भीख मांग कर आपको निकलना पड़ता है। अगर आप अफगानिस्तान में नहीं जीत सके, जिनके पास कुछ भी नहीं है, ईरान जैसी बला से आप कैसे जीत सकते हैं? यानी क्या आप सोच सकते हैं कि आप यहाँ पर उतरेंगे? असल में शायद ऐसा लगता है कभी कभार कुदरत के प्लान्स कुछ और होते हैं। शायद कुदरत आपको फंसवाना चाहती होती है और इजीली इस तरह के काम होते हैं। तो ये जो सूरत हाल आपको नज़र आ रही है ये वाकई बड़ी तबाहकुन है, अमेरिका के लिए तबाहकुन है, बहुत परेशान कर देने वाली सूरत हाल अमेरिका के लिए है।
और उनको भी ये बात समझ नहीं आ पा रही कि हमारे साथ हो क्या रहा है। अब सोचें वो पैरा ट्रूप्स और कमांडोज जिन्होंने ईरान में उतरना है, वो अपने घर वालों से अलविदाई मुलाकातें कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं, वो सब कुछ मिल चुके हैं और वो उनको पता है, उनके घर वालों को पता है कि इनमें से अक्सरियत है जिंदा वापस नहीं आना। आप जरा उनकी हालत देखिएगा, उनके साथ क्या हो रहा है। वो ये सोच रहे हैं कि हमने जिंदा वापस नहीं आना, तो अब लड़ने के लिए जा रहे हैं। और ना वो ये बिलीव करते हैं कि अमेरिका, अब वो उनको ये भी बात पता है, कैन जो के इस्तीफे के बाद ये बात भी पता है कि यार ये जंग इसराइल की है। या तो हो ना आपके मुल्क के ऊपर कोई जंग मुसल्लत हो और आप अपने मुल्क का दिफा कर रहे हो और आप पर एक जंग मुसल्लत हो गई है, तो आपको लगे कि अगर हम नहीं लड़े तो पूरे का पूरा मुल्क और हमारी नस्ल खत्म हो जाएगी, जो ईरानी कर रहे हैं। ये ईरान का रिस्पॉन्स इस वक्त क्यों ज्यादा है? क्योंकि उनको पता है कि अगर हम नहीं लड़ेंगे तो ये पूरा मुल्क खत्म हो जाएगा और हमारी तारीख खत्म हो जाएगी, हमारी नस्लें भी खत्म हो जाएगी। तो उनके यहाँ जो कुर्बानी का एक कॉन्सेप्ट है वो बड़ा डिफरेंट है। वही समझते हैं अगर चंद लोग कुर्बान हो जाते हैं, कुर्बानी दे लेते हैं। अब इसराइल और अमेरिका क्या समझते हैं? आज उन्होंने ईरान के नेवी चीफ को मारा, अली लरिजानी को मारा, आयतुल्ला अली खामनाई को मारा, कमांडरों को मारा। असल में यहाँ इनकी मिस्टेक हो रही है, ये समझ रहे हैं कि आप पर्सनालिटीज को मारकर नजरिए को मार देंगे। वहाँ ये नहीं है मामला। वहाँ की सूरत हाल डायनामिक्स बिल्कुल डिफरेंट है, उनकी सोच अलग है, उनके मामलात बिल्कुल अलग हैं। वो इस तरह की लड़ाई लड़ने वाले लोग नहीं हैं, उनके मामलात बिल्कुल अलग है, उनकी सूरत हाल अलग है, उनके स्नैरियोज डिफरेंट है, हालात डिफरेंट है, चीज़ें डिफरेंट है। तो वो इस सारी सूरत हाल को डिफरेंट अंदाज से देखते हैं, वो इस स्नैरियो को भी डिफरेंट अंदाज से देखते हैं। सो अब ये कुल मिलाकर जो आपको सूरत हाल नज़र आती है उसमें बात बड़ी क्लियर है कि अमेरिका इस खेल के अंदर फंस चुका हुआ है बुरी तरह। और देखिए वो चाह कर भी यहाँ से नहीं निकलेंगे। मसला सारा ये है कि इस वक्त इजराइल का जो स्टॉक है, जो ख़ास तौर पर मिसाइलों का है, वो अगले 3 या 4 दिन में ख़त्म हो रहा है, जो ख़ास तौर पर एरो का है। तो अमेरिका कह रहा है कि जी अमेरिका के पास ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के थार्ड इंटरसेप्टर्स पड़े हुए हैं और वो भी ख़त्म हो रहे हैं। तो अब आप ये सोचें अमेरिका को कम से कम भी 8 से 10 साल लगेंगे। टोमाहोक मिसाइल ऑलरेडी उन्होंने मारकर हिट करके तो सबको ख़त्म कर दिए। मसला ये है कि इसके बाद आपको एक और भी बात जो सबसे अहम है वो समझ आनी चाहिए कि चाइना असल में यह गेम क्या खेल रहा है। चाइना गेम ये खेल रहा है कि उन मिसाइलों को और इन चीज़ों को बनाने के लिए रेयर अर्थ एलिमेंट्स चाहिए, तो चाइना इनको नहीं देगा। तो अमेरिका के लिए काफ़ी परेशानी की सूरत हाल है। अमेरिका को ये बात अच्छी तरह मालूम है कि अब मेरे साथ जो मामलात हैं वो ख़राब है। और देखिए दूसरा इशू ये है कि ना नेटो वाले इनको कोई हथियार दे रहे हैं, ना मिसाइल दे रहे हैं, ना कोई और सूरत हाल। तो ना इनको कोई फेवर कर रहा है, ना इनको कोई सपोर्ट कर रहा है, ना इनको कोई पैसा दे रहा है। कोई इनके पास आने को तैयार नहीं, कोई भटकने को तैयार नहीं। ये तो अमेरिका के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान कर देने वाली सूरत हाल है। देखिए जापान ने साथ छोड़ दिया, इंडिया ने छोड़ दिया, चाइना ने छोड़ दिया, सब ने साथ छोड़ दिया। तो बताएं साथ देना किसने है फिर? तो अमेरिका इस बात को अच्छी तरह समझता है कि जिस गेम को हम खेलने के लिए जा रहे हैं वो गेम हमारे लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। हमने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि सूरत हाल इतनी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगी, मामलात इतने ज़्यादा हमारे लिए ख़तरनाक हो जाएंगे। बहरहाल अब अमेरिका के लिए बड़ी परेशान कर देने वाली सूरत हाल है कि हम इस खेल को जो खेलने के लिए जा रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा तबाहकुन है। बहरहाल अब इसमें एक बात आप अच्छी तरह समझ लें, अब हो ये रहा है कि आप ये देखें कि अब ये असल में ईरान के जो क्लस्टर मिसाइल हैं उनका तोड़ ना इसराइल के पास है ना अमेरिका के पास। असल में इन क्लस्टर मिसाइलों ने इनके ज़्यादा इंटरसेप्टर्स तबाह किए हैं। अब मिसाल के तौर पर अब क्लस्टर मिसाइल की आप मिसाल ले लें कि ये एक मिसाइल, एक बड़ा मिसाइल है, उसमें से छोटे मिसाइल निकले 100-125, उनमें से एक मिसाइल आकर इस गाड़ी पर लगा। आप उस गाड़ी का हाल देखें, ऐसा लग रहा है फिल्मों में जैसे हम सीन देखते हैं कि जी वो ग्रेविटी का कोई तसव्वुर नहीं है, कोई मामला नहीं है। यहाँ पर भी आपको ऐसी सूरत हाल नज़र आती है। तो इस तरह के जो मामलात हैं वो बड़े ही अजीब हैं कि आप इसको कैसे रोकेंगे। इसराइल के अंदर जो इस वक्त तबाही हो रही है वो सबसे बड़ा चैलेंज ये बना हुआ है कि एक तो उनके डिफेंस सिस्टम वीक हो गए हैं और ऊपर से इशू क्या होता है कि डिफेंस सिस्टम की एक कैपेसिटी होती है। मिसाल के तौर पर एक डिफेंस सिस्टम है वो 3-4 हज़ार मिसाइल मार सकता है। एक तो मिसाइल ख़त्म हो रहे हैं, दूसरा उसकी कैपेसिटी इतनी होती है। अब उसके बाद वो बैठना शुरू हो गए। अमेरिका इसीलिए हमेशा कहता था, डोनाल्ड ट्रंप कहता था कि बड़ी कौमें लंबी जंगें नहीं लड़ती, लेकिन खुद उसके उल्ट कर रहा है। और उससे भी ज़्यादा अजीब सूरत हाल है कि अब उनके पास मिसाइल भी ख़त्म हो रहे हैं और इसीलिए वो प्लान कर रहा है कि मैं खार्ग आइलैंड या ईरान की सरजमीन पर अब ट्रुप्स भेजूं। जब आप यहाँ पर फौजियों को भेजेंगे, ट्रुप्स भेजेंगे, तो फिर आप ये प्लान कर रहे हैं कि हम जाएं
कब्जा कर ले, विक्ट्री डिक्लेयर कर ले। आप यकीन कीजिए ये इतना खतरनाक खुदकुश मिशन है, इतना खतरनाक खुदकुश मिशन है कि इसमें इनके फौजी तो पकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे। ये उसके बाद खतरा ये है कि कहीं एटमी हमले की तरफ ना आ जाए, क्योंकि कोई ऑप्शन इनके पास बाकी नहीं रहेगी। और ट्रम्प को ये बात पता है कि सारी जिंदगी में इस तबाही से बाहर नहीं आ सकता। उसको रिकवर होते पता नहीं कितने साल लगेंगे, और उसको तो छोड़िए, अमेरिका की इकोनॉमी को ठीक होते होते पता नहीं कितने साल लगेंगे, और शायद वो कभी रिकवर हो भी पाएगी या नहीं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।